अगला कार्यक्रम शुरू करते हैं अभी। तो कल हम बहुत हद तक समझे थे एनर्जी क्या है। हमारी अंदर की जो हायर वाइब्रेशन जब हम करते हैं अपने अंदर से, तो वो हायर वाइब्रेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, इस ब्रह्मांड से कनेक्शन बनाने में हमें मदद मिलती है। ठीक है। आज हम थोड़ा सा मतलब उसी एनर्जी के ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से, जो कि आप सभी को पता है लेकिन शायद थोड़ा सा याद नहीं होगा। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, चाहे वो हमारा शरीर हो, हमारी बॉडी हो, नेचर हो, एटमॉस्फेयर है, चाहे कुछ भी हो, ये सारे के सारे 5 एलिमेंट से मिलकर है ना बने हैं। और वो एलिमेंट्स क्या-क्या हैं? फायर यानी कि अग्नि, फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व, एयर एलिमेंट, वायु तत्व, ईथर यानी कि आकाश तत्व यानी कि स्पेस भी कहा जाता है उसको। फिर आ गया हमारा अर्थ यानी कि पृथ्वी तत्व, और सबसे आखिरी है हमारी जल तत्व। ठीक है। अब हमने जैसे सीखा था कि रेकी हीलिंग हम खुद के लिए हो चाहे दूसरों के लिए हो, बस हमारे जो दोनों हाथ है ना वही यूज होते हैं। कभी भी आप देखो रेकी हीलिंग है ना, ज्यादा से मतलब ये जो दोनों हाथ है हमारे, वो सारे मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। इसका इन तत्वों से क्या संबंध है, इसको थोड़ा सा अच्छे से जानेंगे। राइट। तो ये जब 5 एनर्जीज बैलेंस में होती हैं, तो यही मिलकर डिवाइन लाइफ एनर्जी फोर्स बनाती है। इसका मतलब क्या है? यही तो है जिसे हम रेकी कहते हैं, है ना? तो रेकी एनर्जी वास्तव में क्या है? असल में ये जो 5 एलिमेंट्स है ना, इन सब की एक बैलेंस्ड वाली एनर्जी है। ऐसा नहीं कि एक एनर्जी लो हो, एक एनर्जी हाई हो, इम्बैलेंस हो, वो सब नहीं होते। इन सारे तत्व जब बैलेंस्ड होते हैं, मतलब ये सारे 5 एलिमेंट्स की बैलेंसिंग एनर्जी है हमारी रेकी। ठीक है। तो जब हम रेकी प्रैक्टिस करते हैं, तो हम अपने अंदर और अपने आसपास की ये जो एनर्जीज हैं उनको साफ करते हैं, यानी कि क्लींस करते हैं और उनको बैलेंस करते हैं। और इसलिए रेकी सिर्फ हीलिंग नहीं, बल्कि एनर्जी बैलेंसिंग का एक प्रोसेस भी कहलाता है। ठीक है। रेकी से हम क्या करते हैं, इन सारे तत्वों, इन सारे एलिमेंट्स को हम बैलेंस भी करते हैं। तो अब चलिए समझते हैं कि ये 5 एलिमेंट्स हमारे अंदर कैसे काम करते हैं, और रेकी के जरिए इन्हें कैसे बैलेंस किया जा सकता है, कैसे हम कर सकते हैं, ये भी तो जानना बहुत जरूरी है। राइट। तो चलिए हम पहले देखते हैं। एक मिनट। मैम मेरी फ्रेंड ज्वाइन नहीं हो पा रही है, उसका कॉल आया था इसीलिए डिस्कनेक्ट हो गई क्लास मेरी। ओके राइट, कोई बात नहीं। जस्ट मैं वो 5 एलिमेंट के बारे में ही बात कर रही थी। ठीक है। ये जो 5 एलिमेंट है ना, इनको बैलेंसिंग कैसे करना है उसी को ही रेकी करते हैं। इसका मतलब है रेकी हीलिंग तो करती है, हीलिंग के साथ साथ ये जो सारे तत्व है ना, इनको बैलेंस करती है। ठीक है। यहाँ तक ही हमने पढ़ा था। अब उनका क्या प्रॉब्लम हो रहा है मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, जबकि सब ज्वाइन हो पा रहे हैं। वो क्यों नहीं ज्वाइन हो पा रही है? हमने तो यहाँ पे मीटिंग भी सबके लिए ओपन ही रखा है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा मतलब एक 10 मिनट पहले आ जाएं तो ये सारे है ना इश्यूज सॉल्व हो सकती हैं। राइट। चलिए कोई बात नहीं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हाथों के थ्रू ये एनर्जी फ्लो होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए, हमारी आप स्लाइड में भी देख सकते हैं, ये जो हमारा थंब यानी कि अंगूठा, दोनों हाथों के, ठीक है, दोनों हाथों के लिए जाएंगे। तो ये जो थंब है, अंगूठा, ये है ना फायर एलिमेंट यानी कि अग्नि तत्व को दिखाती है। तो फायर मीन्स एनर्जी, पावर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमें क्या क्या देती है, फायर एलिमेंट से हमें क्या क्या मिलती है? हमें कॉन्फिडेंस मिलती है, जो गर्माहट कहलाता है ना, जो वार्मथ, वो मिलती है, और मोटिवेशन मिलती है। अब मुझे कोई ये बताएं, आज के दिन में भी आपने पिक्चर्स में भी देखे होंगे कि राजा जब युद्ध में जाते हैं तो उनकी रानी या फिर है ना उनकी माता कोई भी हो, वो है ना यहाँ से अंगूठे से ही उनको विजय की जो तिलक होती है ना वो लगाते थे। मतलब अंगूठा, ये है ना फायर की निशानी है।
अग्नि तत्व, इसका मतलब है विक्ट्री और कहीं ना कहीं ने आगे बढ़ने की ऊर्जा को दिखाती है। आज भी हम तिलक लगाते हैं तो सही मायने में यही उंगली से लगाना सही होता है, थंब से, ठीक है। और जब ये फायर एलिमेंट बैलेंस में होता है तो हम बहुत एक्टिव महसूस करते हैं, अंदर से एकदम से इंस्पायर्ड महसूस करते हैं। लेकिन जब ये ज्यादा हो जाए तो क्या क्या होगा? आप चैट में लिख के है ना मेरे साथ मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो क्लास भी थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहेगी, है ना। तो जब ये थोड़ा सा ज्यादा होगा, सही से होगा तो एक्टिवनेस आएगी हमारे अंदर, इंस्पिरेशन बहुत अच्छा होगा, आगे बढ़ने के लिए हमारी अंदर ये जो इच्छा है ना वो जागृत होगी, सब कुछ होगा। लेकिन जब ये ज्यादा हो जाएगा, वही तो गुस्से का मेन कारण है, एंगर आएगी अपने अंदर, और कहीं ना कहीं जो इरिटेशन है ना वो भी आएगी, और पेट के अंदर मेनली आएगी एसिडिटी के प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? तो हम रेकी को इस यहाँ पे क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि रेकी में जब हम लाइट एनर्जी विजुअलाइज करते हैं, रेकी हम जब आवाहन करते हैं, तो वो एक है ना ब्रह्मांड से एक सफेद सफेद एकदम प्योर वाली एनर्जी को हम विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। और वही जो विजुअलाइजेशन वाली जो एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं इस एलिमेंट को एकदम से काम करती है, शांत करती है। इसका मतलब है बैलेंस करती है, राइट। तो एक एक एलिमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा दो दो पॉइंट में हम खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए, अब दूसरा जो ये जो तर्जनी इंडेक्स फिंगर है, ये दर्शाता है अपनी वायु तत्व को, यानी कि एयर एलिमेंट को। अब एयर रिप्रेजेंट्स आर ब्रेथ, और जो ये जो ब्रीथिंग सिस्टम है ना, वो किसे किसे जुड़ी हुई है? हमारी एयर मतलब वायु तत्व से। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एयर रिप्रेजेंट्स आवर थॉट, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी थॉट्स जो हैं, बोलते हैं ना, बातें जितनी फ्रीक्वेंसी में जाती हैं, हमारी जो सोच है ना उससे दोगुने फ्रीक्वेंसी उसकी मतलब ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है? तो हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है, हमारी जो इमेजिनेशन है, और कहीं ना कहीं मूवमेंट को कंट्रोल करता है। कौन सा चीज कंट्रोल करता है? ये जो एयर एलिमेंट है, हमारी थिंकिंग प्रोसेस को, हमारी इमेजिनेशंस को, और हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर यही एयर एलिमेंट हमारी इम्बैलेंस हो जाए तो क्या होगा? माइंड पूरी की पूरी रेस्टलेस जैसे लगेगा, मतलब अंदर से बिल्कुल एक जो कहते हैं ना एक रेस्टलेसनेस, ज्यादा काम से थकान होना वो अलग बात है, लेकिन हमारी अगर सोच इधर उधर भागती रही ना, तब भी है ना हम ऐसे रेस्टलेस फील करते हैं। कभी आपने फील किया है इन चीजों को? अरे डेली हम वही चीज तो फील करते हैं, राइट। चलिए, तो अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो माइंड में है ना रेस्टलेसनेस बोलते हैं वो आती है, जो एंक्सियस मतलब एंजाइटी जो वो बढ़ जाती है अपने अंदर, राइट। इसीलिए रेकी में जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, क्योंकि रेकी स्टार्ट करने से पहले हमें कम से कम है ना 3-4 बार मिनिमम, मैं बता रही हूँ, उससे ज्यादा ही करते हैं हम लोग, लेकिन मिनिमम तो हम 3-4 बार एकदम से डीप ब्रीथिंग लेना बहुत जरूरी है। तो जब डीप ब्रीदिंग लेते हैं हम रेकी में, तो ये जो ब्रीदिंग सिस्टम से ये जो एयर एलिमेंट को बैलेंस करती है, ठीक है। तो जैसे ही एयर एलिमेंट हमारी बैलेंस होने लगती है, अपनी माइंड भी क्या होती है? एकदम से रिलैक्स होने लगती है, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं जो स्पेस यानी कि आकाश तत्व। ये जो स्पेस एलिमेंट है, ये सब कुछ जोड़ता है। स्पेस मतलब कुछ भी नहीं, जो बीच का भाग, जो शून्य का भाग है ना, उसको कहते हैं स्पेस एलिमेंट। ओके। और ये किस चीज से दिखाता है हमें? हमारी जो कम्युनिकेशन है, हमारी जो क्लैरिटी है, मतलब बोल चाल में क्लैरिटी हो सकता है, किसी को समझने में क्लैरिटी हो सकता है, कोई भी चीज हो, ठीक है। ये सारी चीजों को, और मेनली ये जो स्पेस एलिमेंट है, ये हमें स्पिरिचुअल अवेयरनेस से जोड़ता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है, ये एक शून्य है।
इस चीज को भी हमारे दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी है। तो जब हम रेकी एनर्जी चैनल करते हैं तो हम इसी स्पेस एलिमेंट के माध्यम से यूनिवर्सल एनर्जी को रिसीव भी करते हैं, और जो भी नेगेटिविटी है उसको हम रिलीज करके इसी स्पेस एलिमेंट में छोड़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एलिमेंट। वो क्या है? हमारी जो अभी मिडिल फिंगर हो गया हमारा स्पेस का, राइट। देखो स्पेस सबसे बड़ा है, और हमारी पांचों उंगलियों में से ये जो मिडिल फिंगर है ना वो भी सबसे बड़ा है। ठीक है, अब चलते हैं हमारी रिंग फिंगर। ये अर्थ एलिमेंट को दिखाती है। सो अर्थ गिव्स ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी और पेशेंस। जो बोलते हैं ना, ग्राउंडिंग करना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, अपने अंदर पेशेंस रखना चाहिए। ये सारी चीजें हमारी दिखाती है कौन सी इंग्लिश है? भूतत्व से, मतलब पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई है हमारी ये जो रिंग फिंगर। और जब ये एलिमेंट स्ट्रांग होता है तो हम इमोशनली बहुत स्टेबल और कहीं ना कहीं क्लियर महसूस करते हैं खुद को। ठीक है, इमोशंस हमारे स्टेबल होते हैं और कंट्रोल में रहते हैं। जब तक हम इमोशनली इम्बैलेंस नहीं होते, देखो हम जो रोना धोना वो सब क्यों करते हैं? जब हमारी इमोशन इनस्टेबल हो जाए, मतलब स्टेबिलिटी नहीं रहती है उसमें, वहां पे क्या होती है? रोना धोना, ये सारी चीजें, ओवर थिंकिंग, वो सारी चीजें शुरू होती है, और ये लीड करती है कहीं ना कहीं बीमारियों को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, अब रेकी में ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग टेक्निक है ना, इसीलिए हमने लिया है। रेकी में ग्राउंडिंग टेक्निक है, यानी कि हम हमेशा अपने आप को धरती से जुड़ा हुआ महसूस करना, ये कंपलसरी है हमारे लिए। ठीक है, और यही पृथ्वी तत्व को बैलेंस करती है। ठीक है, अब देखो और एक चीज है, तो मेन यहाँ पे क्या सीखा हमने? एक जुड़ाव। आपने देखा है ना, रिंग फिंगर में ही है ना वो एंगेजमेंट का रिंग डालते हैं। क्यों? क्योंकि भूतत्व से, मतलब एकदम से जुड़े हुए हैं हम पृथ्वी से, भूमि से। इसीलिए ये रिंग फिंगर है ना, डायरेक्ट चलती है हमारी हार्ट से, जोड़ती है, हार्ट से जुड़ती है हमारी ये जो नसें। ठीक है, इसीलिए रिंग फिंगर में ही हमारा डाला जाता है एंगेजमेंट, ताकि ये रिलेशन भी है ना इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो आगे जाकर। चलिए, अब हम लास्ट एलिमेंट पे बात करते हैं। ये है हमारी जो छोटी उंगली। बचपन से ही आदत है, क्लास में हो कहीं पे हो, है ना, बस इसका और कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बस इसको दिखा दो तो सबको पता चल जाता था। इसका मतलब है कि वाटर इज द सिंबल ऑफ इमोशन एंड फ्लो, है ना। और ये हमें जेंटल रखती है, अडेप्टेबल रखती है, और कहीं ना कहीं लविंग बनाती है। जो प्यार मोहब्बत ये सारी चीजें है ना कहीं वाटर से जुड़ी हुई होती है। क्योंकि हमारे शरीर में है ना कितने परसेंटेज वाटर है? कितने? 3/4 तो हमारी वाटर ही भरी हुई है ना। 75 मैम, 75, 78%। 70, हाँ 75 से ज्यादा। तो वो अगर वाटर लेवल अगर हमारी बैलेंस नहीं रही तो हर एक चीज में अपने अंदर नेगेटिविटी आएगी ही आएगी, है ना। तो ये जो छोटी सी सबसे जो मतलब लिटिल फिंगर है, वो इस वाटर एलिमेंट से जुड़ी है। ठीक है, अब रेकी के दौरान जब हम लव और पीस की एनर्जी महसूस करते हैं, तो यही वाटर एलिमेंट को शुद्ध भी करता है और शांत भी करता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको कुछ हद तक समझ में आ गया होगा कि क्यों हमारी ये हाथ ही यूज होते हैं रेकी के लिए। देखो पांचों के पांचों जो तत्व है ना हमारी हाथों में ही है। समझ में आ रहा है किसी को? तो अब आप बताइए, क्या हम रेकी के टॉपिक में ऐसे ही जंप कर लेंगे बिना कुछ जाने ये सारी चीजें? ये तो मेन फाउंडेशन है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, राइट। चलिए, हम एक अभी छोटा सा एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि रेकी इज द हार्मोनी ऑफ ऑल द 5 डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, इन सारे तत्वों को बैलेंस करके रखना, मतलब कितने परसेंटेज किसका लेना है, वो सारी चीजें बैलेंस करना ही हमारी रेकी है। और जब ये पांचों एलिमेंट बैलेंस में रहते हैं तो बॉडी कैसा फील करता है? एकदम हल्का फील करता है।
राइट। माइंड कैसा होता है? माइंड एकदम शांत, और अपनी आत्मा जो सोल है वो कैसे महसूस करती है? एकदम एकदम हल्का, और कहीं ना कहीं खुश, खुश होती है हमारी आत्मा भी, राइट। तो रेकी हमें इसी बैलेंस की और वापस ले जाती है, जहां हर एलिमेंट, इसमें क्या होती है? एक डिवाइन फ्लो होती है। समझ में आ रहा है यहां तक? राइट। चलिए थंब दिखा दीजिए अगर यहां तक क्लियर है। अब हम ज्यादा, थैंक यू। तो अब हम ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, और हम अब हम चलते हैं अपने, चलिए, अभी तक यही पढ़ रहे थे, अभी तक तो यही पढ़ा है हमने, व्हाट इज रेकी। चलिए डेफिनेशन के हिसाब से भी थोड़ा सा देख लेंगे, है ना। चलिए, तो रेकी क्या है? रेकी एक जेंटल हीलिंग एनर्जी है, जो बॉडी और माइंड दोनों में बैलेंस लाती है। लेकिन ये एनर्जी के लेवल से समझाने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। एक्चुअली ये जो रेकी है वो जापानीज टर्म है, जो कि दो शब्दों से बना है। एक है रेई, जो है यूनिवर्स और यूनिवर्सल फ्लो, है ना। और ये जो की, वो है एनर्जी, राइट। दो शब्दों से बना है रेकी। ये एक जापानीज वर्ड है, लेकिन आप ये चीज जान लो कि ये इंडिया से ही गया है। हम लोगों की आदत है ना पहले से, कि जो हमारी चीजें हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो हमारी जो चीजें अपनी है उसकी वैल्यू हम कभी, उसकी तो कदर नहीं करते हम लोग। वैसे ही क्या हुआ कि रेकी एक्चुअली पहले ये है ना स्पर्श विद्या के नाम से जानी जाती थी। और आपने देखो, इंडिया में ही खास करके बहुत सारे, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ गॉड्स गॉडेसेस के फोटोज हमारे घर में मिलेंगे, और ये खास करके आपको मिलेंगे इंडिया में। हर भगवान के हाथ में देखेंगे एक हाथ ऐसे रहेगा, और ये जो बीच की एरिया है ना, यहाँ से जो है ना, कुछ लाइट ऐसे ब्राइट लाइट निकलती होगी, स्पार्क जैसे निकल रहा हो, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है? वही तो एनर्जी है। तथास्तु करते थे उसी एनर्जी से, राइट। अब जीसस क्राइस्ट वो टच करके है ना लोगों की जो भी मतलब बीमारी वगैरह वो सब निकालते थे। हमारी साईं बाबा, शिरडी साईं बाबा बोल सकते हैं या फिर सत्य साईं बाबा बोल सकते हैं, उनका भी है ना बहुत सारे हमने देखा है पहले से, कि वो है ना ऐसे टच करके जो भी मतलब लोगों को ठीक करते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो स्पर्श चिकित्सा, इसे क्या कहा जाता था? स्पर्श चिकित्सा। ये इंडिया की ही विद्या थी। लेकिन क्या हुआ, ऋषि मुनियों के साथ साथ ये कहीं ना कहीं ये विद्या पूरी तरह से लुप्त हो गई थी। अब ये कैसे वापस आया, थोड़ी देर के बाद जानेंगे। समझ में आ रहा है? अभी के लिए इतना ही देखो कि ये जो रेकी शब्द है वो तो जापानीज टर्म है, लेकिन ये विद्या जापान से नहीं आई, एक्चुअली ये इंडिया की ही विद्या है। लेकिन अब घूम फिर के कैसे आई, ये हम अगले लेवल पे जानेंगे। ठीक है, चलिए फिर से वापस आ जाइए एनर्जी लेवल पर। अब ये एनर्जी हमें सबके अंदर, जैसे कल हमने बताया था ना कि ये जो एनर्जी है ना ये आप ही के अंदर है, लेकिन क्या करने की जरूरत है? उसको एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ती है। एनर्जी ऑलरेडी अपने अंदर है, लेकिन बस उसे एक्टिव करना है। और एक्टिव उसको कैसे किया जा सकता है? मेडिटेशन से किया जा सकता है, प्रेयर से किया जा सकता है, प्रार्थना, और रेकी प्रैक्टिस से ये जो इनर पावर है ना वो अपने आप एक्टिवेट होती है, राइट। और फिर ये एनर्जी अपने आप वहां फ्लो होती है जहां जरूरत है। अब देखिए, अगर आपको है ना यहाँ पे सिर दर्द है, तो क्या सिर्फ आप बाम वगैरह यहाँ पे लगाते हो? ठीक है, लेकिन जब हम मेडिसिन लेते हैं, अगर सिर दर्द के लिए कोई टैबलेट लेते हैं हम, तो क्या वो टैबलेट को यहाँ पे लगाते हैं? नहीं ना, हम तो मुंह के बल पेट में जाती है वो। लेकिन कहाँ काम करती है? टैबलेट जब पेट के अंदर डिजोल्व हो जाती है तो वही
वहां पे जाती है जहां पे हमें जरूरत है। तो रेकी का भी यही है, जहां पे जरूरत है रेकी एनर्जी अपने आप से वहीं पे फ्लो करेगी। तो हमें इस चीज के लिए अपना दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप उसको पता है कहाँ जाना है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये अपने आप से फ्लो करती है जहां पे इसकी जरूरत होती है। ये इसका मतलब है कि चाहे वो फिजिकल पेन हो या इमोशनल स्ट्रेस हो, रेकी एनर्जी जाके खुद व खुद वहां पे काम करेगा। ओके, देखिए थोड़ा सा सोचने की बात यह भी है कि जब कोई बच्चा गिर जाता है, आपने देखा है बच्चा कोई छोटा सा गिर गया खेलते खेलते, और उसकी माँ है ना, उसको उठा के सिर्फ उसके सिर पे ऐसे हाथ फेर लेती है, तो बच्चा क्या करता है, रोना बंद कर देता है, और कहीं ना कहीं वो अंदर से ना एकदम से कंफर्टेबल महसूस होता है, उसको अच्छा लगता है उसको, है ना। तो ये जो कंफर्ट, माँ बोले मतलब बोलती भी होगी ना, बच्चा मेरा मत रो, कुछ नहीं हुआ, ऐसे बोलेगी। तो सिर्फ माँ के ये शब्द से ही वो कंफर्टेबिलिटी, जो मतलब जो कंफर्ट उसको फील हो रहा है, सिर्फ माँ के शब्दों से फील नहीं होते, बल्कि ज्यादा से ज्यादा उसको कहाँ से फीलिंग होती है जानते हो? जो माँ ने जो हाथ को यहाँ पे फेरा ना, माँ की हाथ से ऑटोमेटिक एनर्जी निकलती है बच्चे के लिए, और वही एनर्जी बच्चे के अंदर जाती है जो कि उसको शांत महसूस करवाता है। समझ में आ रहा है? जो प्यार से हाथ फेरते हैं वो भी एनर्जी का एक दूसरा रूप है, राइट। अब देखिए, अगर कोई का दोस्त हो सकता है, कोई भी बहुत परेशान, आप खुद को भी ले सकते हैं यहाँ पे, अगर परेशान हो, सडनली कोई दोस्त हो, कोई भी जान पहचान वाले हो, कोई भी वेल विशर हो, आकर है ना बस ऐसे कंधे पर हाथ रखते हुए बोलेंगे इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, क्यों टेंशन लेते हो, सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा सा ऐसे थपकी देके कंधे पर अगर इतना ही बोल दिया, तो क्या होगा, तुरंत ही कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की टेंशन जो थी अब तक, लगभग है ना 50% से ज्यादा वहीं पे खत्म हो जाएगी, है या नहीं। तो इट्स ओके, जो शब्द बोले वो भी हीलिंग का काम करते हैं। और जो ये पीठ पे थपथपाना, यहाँ पे जो कंधों को जो ऐसे बल देते हुए, तो कहीं ना कहीं हाथ से जो एनर्जी निकलती है वो अपने आप दूसरे की शरीर में गई, ये भी एनर्जी का एक एग्जाम्पल है, हीलिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। और एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत सारे, हम अपने जीवन में भी कहीं पे भी अनसक्सेसफुल होते हैं ना, तो तुरंत वहां पे हम डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं, राइट। तो तभी अगर कोई ऐसे पीठ पे थोड़ा सा ऐसे करके बोल देगा कि अरे ये आखिरी मौका थोड़ी ना था भाई, और भी बहुत सारे चांसेस आएंगे, बहुत चीजें आपको मिलनी बाकी है, और बिल्कुल टेंशन मत लो, द यूनिवर्स हैज स्टोर्ड समथिंग बेटर फॉर यू। शायद ये आपके लिए अच्छा नहीं था, इससे कहीं ज्यादा अच्छे वाले चीजें आपको मिलने वाली है। बस ये बोल के पीठ को थोड़ा सा थपथपा दे, क्या होता है बताओ, क्या होता है? तो अचानक से मन हल्का होता है। आपने ये सारी चीजें आपने मतलब एक्सपीरियंस की है या नहीं, राइट? किया है ना, हर कोई करते हैं, ये तो सारे कॉमन सी चीजें हैं अपने लाइफ में। तो अचानक से जैसे मन हल्का महसूस होता है, ऐसा लगता है ना कि हाँ सारी चिंताएं जैसे दूर हो गई, हाँ मे बी समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर अस, राइट। क्योंकि ये जो स्पर्श है ना, ये स्पर्श के साथ ही हमारी पॉजिटिव एनर्जी वो व्यक्ति के अंदर जाती है। समझ में आ रहा है? तो इन्हीं छोटे छोटे पलों में जो भी कंफर्ट और शांति महसूस होती है, वही तो है हीलिंग एनर्जी। अच्छे से समझ में आया हीलिंग एनर्जी का मतलब क्या है? यही है हीलिंग एनर्जी, जो कि सारे व्यक्तियों के अंदर है, सभी के अंदर ये मौजूद है, लेकिन हमें एहसास नहीं है, राइट। तो यही हीलिंग एनर्जी है जो कि हर एक व्यक्ति के शरीर में होती है, जो कि अपनी वाणी से, अपनी स्पर्श से
है ना, अपनी इमोशन से वो क्या होती है कि दूसरे के शरीर में फ्लो होती है। और यही जो एनर्जी फ्लो होती है, इसी को रेकी कहते हैं। समझ में आया? तो a natural process that silently heals, restores, balances and brings peace within, जो ये सारी चीजों को हील करती है, रिस्टोर करती है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करती है और अंदर से शांति देती है, वही है रेकी और वही है हीलिंग एनर्जी। राइट? सो रेकी ना केवल मतलब फिजिकल पेन को ही निकालती है, बट इमोशनल स्ट्रेस वगैरह हर एक चीज को हार्मोनी में लाती है, यानी कि बैलेंस करती है। राइट? चलिए, तो और भी बहुत सारी वैसे मोडालिटी हैं हीलिंग के, जैसे मेडिटेशन करना। मेडिटेशन से क्या होती है, जो एनर्जी फ्लो है ना, वो पहले तो अपने दिमाग को शांत करते हुए बॉडी के हर एक पार्ट्स को धीरे 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 रिलैक्स करती है। तो जब हम रिलैक्स फील करते हैं, जब हम रिलैक्स होते हैं, तो ऑटोमेटिक अपनी बॉडी में हीलिंग स्टार्ट होती है। ठीक है? नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी जो डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग से क्या होता है, डीप ब्रीदिंग जब हम गहरी गहरी सांस लेते हैं, तो ये हीलिंग एनर्जी है ना, ब्रह्मांड से खुद व खुद खींचता हुआ अपने अंदर जाती है। और जैसे ही हम ये ब्रेथ आउट करते हैं, मतलब एक्सेल करते हैं, तो ये सारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकलती है। अब सारी नेगेटिविटी बाहर निकलती है और जैसे पॉजिटिव एनर्जी अंदर जाती है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि बॉडी हील होने लग जाती है। राइट? तो यूनिवर्स और हमारा बॉडी, ये दोनों में इनफिनाइट हीलिंग पावर है, मतलब हीलिंग पावर की कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब हम ब्रह्मांड से थोड़ा सा हीलिंग एनर्जी ले लें तो ब्रह्मांड की खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, भरपूर पड़ा है, जितना चाहे लो। कितना आप ले सकते हो वो आपके बस में है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस ये हमारी अंदर भी ब्रह्मांड ने दिया है, हमें उस पर विश्वास करना है और क्या करना है, इसको बहने देना है। इस एनर्जी को कभी भी है ना पकड़ के रखने की कोशिश मत करना, इसको बहने देना है। कैसे बहने देना है? एकदम से फ्रीली बहने देना है, नेचुरल वे में बहने देना है। और क्या करना है? प्यार से उसको बहने देना है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये जो, एक मिनट में स्लाइड थोड़ा चेंज कर देती हूँ। चलिए, अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि रेकी हमें सीखना क्यों, क्यों क्या है, क्या पर्पस है इसका। ठीक है? मतलब हम देखेंगे अभी कि ये जो रेकी एनर्जी है ना, एग्जैक्टली हमारे बॉडी के अंदर कैसे काम करती है। राइट? ये जो एनर्जी है ना, मैंने जैसे कहा कि ये एक नेचुरल फ्लो होता है, इसमें आर्टिफिशियल वाली कोई बात नहीं है। ऑटोमेटिकली नेचुरल वे में ही ये फ्लो होता है और हर चीज में ये सर्कुलेट होता रहता है। हवा में भी ये एनर्जी है, पानी में भी एनर्जी है, हर एक चीज में वैसे मतलब एनर्जी फ्लो होती रहती है। लेकिन बहुत बार हमने देखा है कि हम जब ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ज्यादा चिंता करते हैं, या लगातार अगर हम नेगेटिव सोचते रहते हैं, तो क्या होता है, ये एनर्जी का फ्लो है ना धीरे धीरे ब्लॉक होने लगता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या सीखा कि ये जो नेचुरल फ्लो है ना, इसकी कोई कमी नहीं है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है और सभी के अंदर ये हीलिंग एनर्जी भरपूर मात्रा में है। तो हम जो अभी बात कर रहे हैं ना कि रेकी का आवाहन करेंगे, रेकी एनर्जी को अपने अंदर लेंगे, तो इसकी क्या जरूरत है? अगर यही हीलिंग एनर्जी हमारे अंदर होती है, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत बार हमारी जो डेली मर्रा के जीवन में हम क्या करते हैं, ज्यादातर स्ट्रेस में रहते हैं, अपनी चीजों से टेंशन आती हैं, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स भी हैं। राइट? और इसके चलते क्या होता है कि नेगेटिव सोच, जो थॉट प्रोसेस है ना, धीरे धीरे क्या होती है कि हमारी नेगेटिव होती जाती है। और
जैसे कि नेगेटिविटी हमारी अंदर बढ़ती जाती है, वैसे ही क्या होती है, ये जो एनर्जी फ्लो है ना, जो प्रवाह बोलते हैं, प्रवाह यानी कि फ्लो, ये क्या होती है, धीरे 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 ब्लॉक होने लगता है। यानी कि एनर्जी क्या होती है, फ्लो नहीं होती, रुकना स्टार्ट होती है, ब्लॉक होने लगती है। और यही रुकावट बॉडी या माइंड में इम्बैलेंस बनाती है। समझ में आ रहा है? अब रेकी क्या करती है, चले इसको देखते हैं। ये जो ब्लॉकेजेस है ना, उनको निकालती है। तो रेकी इन रुकावटों को बहुत सॉफ्टली डिसॉल्व कर देती है, यूनिवर्स में डिसॉल्व करती है, और एनर्जी को फिर से एक मतलब जो सही डायरेक्शन में फ्लो करने देती है। जैसे हमारी थोड़ी सी एनर्जी इम्बैलेंस हो गई, फिर से रेकी की मदद से हम क्या करते हैं, इन एनर्जीज को फिर से हम बैलेंस करते हैं। तो इसको एक सही मतलब एकदम राइट डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए हमें रेकी मदद करती है। ओके, अब इसको और भी थोड़ा सा आसानी से समझने के लिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आपने देखा है गर्मी के मौसम से ज्यादातर जब थोड़ा सा पानी कम देते हैं हम बगीचे में, राइट, तो धीरे धीरे क्या होता है कि बगीचे की मिट्टी है ना, एकदम धीरे 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 बहुत सख्त हो जाती है, मतलब एकदम से टाइट हो जाती है। तो ऊपर का मिट्टी जब एकदम से सख्त हो गया, मतलब एकदम टाइट हो गया, तो क्या होगा, अब पेड़ की जड़ें तो वो मिट्टी के नीचे है ना, उनके अंदर ना हवा ठीक से पहुंच पाएगी, ना ही पानी ठीक से पहुंच पाएगा। वहां पे क्या होता है, पेड़ पौधे है ना, इतने अच्छे से फिर है ना उनकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती। अब उनकी ग्रोथ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस मिट्टी को थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के थोड़ा सा खोदने लग जाओगे, और कहीं ना कहीं ये जब मिट्टी को आप हल्के से ढीली कर दें अगर इस मिट्टी को, तो क्या होगा, पानी और हवा आसानी से अंदर चला जाएगा। फिर देखिए पौधे है ना, फिर से हमारी हेल्दी होने लगती है। तो यही चीज होती है हमारी रेकी के थ्रू, कि जो ब्लॉकेजेस हैं उनको हटाकर ये रेकी एनर्जी फ्लो होती है, और क्या मतलब एक सही डायरेक्शन में इस एनर्जी को फ्लो करने का काम रेकी करती है, राइट। चलिए और एक चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि रेकी का मेन पर्पस है कि बॉडी और माइंड में एनर्जी का सही बैलेंस वापस लाना। हम तो जानते हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडीज में है ना, बहुत सारे चक्रास हैं। चक्रा का एक स्पेसिफिक टॉपिक है, वहां पे मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी, चक्रास के ऊपर हर एक डिटेल दूंगी, ठीक है। बस आप इतना ही यहाँ पे याद रखिए, वैसे तो बहुत सारे चक्रास हैं, लेकिन फर्स्ट लेवल में हम सिर्फ 7 चक्र की ही बात करेंगे, ठीक है। आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो दूसरे दूसरे चक्रास हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो 7 चक्रास हैं, कहीं ना कहीं यही एनर्जीज के पाथवेज, मतलब इन चक्रास के थ्रू एनर्जी मूवमेंट होती है, एनर्जी फ्लो होती है, ठीक है। और रेकी के हेल्प से ये पूरे सिस्टम को रिलैक्स करती है, हर एक चक्र के अंदर है ना फ्लो अच्छे से होती है रेकी की मदद से, राइट। तो रेकी प्रैक्टिशनर को क्या करना है, एक जो रेकी चैनल जो आप लोग अभी बनने जा रहे हैं कुछ दिनों में, बस थोड़े ही दिन बाकी हैं, आप नॉर्मल इंसान से एक रेकी चैनल बनने वाले हो, राइट। तो आपको करना क्या है, बस अपने हाथों को जेंटली किसी के बॉडी के ऊपर ही रखना होता है, कुछ नहीं करना होता है। ना आपको कोई वजन उठाना पड़ता है, ना उस शरीर को कोई मसाज देना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता। बस दोनों हाथों को ऐसे आराम से थोड़ा सा, देखो कोई कोई है ना टच करके भी हीलिंग करते हैं, लेकिन उसूई रेकी में हम क्या करते हैं, हम 2 इंच गैप में 2 इंच गैप रख के वहां पे हाथ रखते हैं। कितना आसान है देखो। डॉक्टर तो इंजेक्शन देता है ना, डॉक्टर तो जो भी हो टच करता है, जो भी करता है, लेकिन रेकी वाले क्या करते हैं, जस्ट जेंटली वो बॉडी के ऊपर ऐसे हाथ ही रखना है, कोई प्रेशर नहीं डालना है, कोई मसाज नहीं डालना है, कुछ भी नहीं करना है। बस आपको एक सॉफ्ट
टच देना है, नहीं तो 2 इंच ऊपर भी रख के आप उस एनर्जी फ्लो को डाल सकते हो उनके बॉडी में। ठीक है, जो भी वहां पे बीमार हो सकते हैं, जिनको भी रेकी की जरूरत है, तो बस रेकी प्रैक्टिशनर यही करते हैं। ठीक है, अब इस दौरान यूनिवर्सल एनर्जी अपने आप वहां फ्लो करती है। तो अब आप बताओ, क्या हीलिंग आप करोगे आगे जाके? बताओ मुझे, आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ अपनी अपनी है ना हाथ रखे हो। यूनिवर्सल एनर्जी वो ऑटोमेटिकली बॉडी में प्रवेश करती है, और बॉडी पे, माइंड पे, जहां पे भी उस व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली वहीं पे फ्लो होती है, और वहीं से ब्लॉकेजेस निकालती है, और वहीं पे अपने आप से हील करती है। तो अभी से ये चीज पकड़ लो कि हम कोई भी रेकी चैनल हील नहीं करते। रेकी चैनल का सिर्फ इतना काम है, हाथ को रख के बैठना, बाकी सब वही अपने आप करती है। कितनी मजेदार बात है ना, अजीब सी बात है ना? चलो, अब हम देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है। रेकी हीलिंग से क्या होता है, बॉडी में जो आलसपन होता है, जो हेवीनेस होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। कैसे कम होता है? जैसे कि हमने अभी देखा कि ब्लॉकेजेस को निकालती है। इसका मतलब है कि टॉक्सिन्स जब बाहर निकल जाती है, हमारी जो क्या कहते हैं उसको, जो अनवांटेड अनवांटेड जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी हमारे शरीर को जो खराब करते हैं, जिनका बुरा इफेक्ट हमारे शरीर के अंदर पड़ता है, वो सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, तो ऑटोमेटिकली शरीर हल्का ही होगा, है ना? अब मेंटल लेवल को देखेंगे, तो मेंटली कैसे हील करती है? जो स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग धीरे 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 व्यक्ति के कम होने लगेंगे। मन में एक शांति सा, सुकून सा और एक क्लैरिटी आने लगती है, और आप पूरे दिन की भागदौड़ के बाद भी गहरी सांस लेकर आराम से बैठते हो। मतलब जितना भी स्ट्रेस हो, जितना भी थकान हो, रेकी हीलिंग से ये सारी निकल जाएगी। समझ में आ रहा है? अब रेकी की सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, ये हमें एक स्पिरिचुअल लेवल पे अपने अंदर एक, मतलब जेंटल वार्मथ महसूस कराती है। मतलब जैसे कोई कह रहा है कि सब ठीक है, तुम सेफ हो। जब आप रेकी खुद करने लग जाओगे ना, तो आप हर पल ये महसूस करोगे कि आपके सराउंडिंग में ऐसी कोई प्रोटेक्शन वाली एनर्जी है, जो हर वक्त आपको बोल रही है कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप सेफ हो, क्योंकि मैं हूं आपके साथ। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम है ना यूनिवर्स के दिन ब दिन और भी करीब होते जा रहे हैं, हमारी कनेक्शन और भी स्ट्रांग होती जा रही है। तो स्पिरिचुअल लेवल में लेने के लिए रेकी से बेहतर हीलिंग प्रोसेस और क्या होगी? स्पिरिचुअली हमें हायर वाइब्रेशन से भी रेकी जोड़ने का काम करती है। ओके, तो एक मिनट, स्लाइड में थोड़ा सा चेंज कर दो। चलिए, अब हम देखेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना, ये इंडिया की ही विद्या है। मैंने कहा था, याद है आप लोगों को? जैसे भारत में भारत की ही विद्या थी, लेकिन घूम फिर के वो फिर से कहां से आई? जापान से। जापान से। ठीक है, अब जापान हम से। देखेंगे कि जापान तक पहुंची कैसे, और जापान से फिर इंडिया तक आई कैसे। इस जर्नी को हम अभी समझेंगे। ठीक है, ये जो हम उसुई ये जो हम रेकी सीखने जा रहे हैं ना, इसको कहा जाता है उसुई रेकी। उसुई रेकी, और ये नाम किस लिए हुआ? डॉक्टर मिकाओ उसुई। नाम अच्छे से प्रोनाउंस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, डॉक्टर मिकाओ, MIKAO, मिकाओ, USUI,
उसुई, इसीलिए इसको उसुई रेकी कहा जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर मिकाओ उसुई कहीं ना कहीं सन 1800 जापान में जन्म हुआ था उनका। और बचपन से ही वो मतलब ही वाज कंप्लीटली इंक्लाइंड टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिटी के लिए है ना उनका बहुत मतलब बचपन से ही उनका कुछ थोड़ा सा झुकाव ज्यादा था, राइट। और धीरे धीरे क्या किए, वो है ना एक स्पिरिचुअल टीचर बन गए। और एक क्रिश्चियन कॉलेज था जापान के एक सिटी, उसका नाम था क्योटो। ये सारे नाम्स को आप अच्छे से थोड़ा सा याद रख लो। KYOTO, क्योटो, जो कि जापान का एक सिटी है। तो वहां पे एक क्रिश्चियन कॉलेज में ये प्रिंसिपल थे, राइट। और वहां पे ये बाइबल पढ़ाने का काम करते थे। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही स्टूडेंट्स के बीचों बीच ये क्लास में थे और पढ़ाई मतलब बाइबल पढ़ाते पढ़ाते एक बच्चा एक बच्चा अचानक से अनएक्सपेक्टेडली वो खड़ा हो गया और एक क्वेश्चन पूछा। और वही क्वेश्चन था डॉक्टर उसुई जी के जीवन में जो लाइफ चेंजिंग, जो टर्निंग पॉइंट है ना, वो क्वेश्चन था। अब उस बच्चे ने क्या पूछा, उसने ये पूछा कि क्या आप जीसस क्राइस्ट पे विश्वास करते हो? देखो, तो उन्होंने कहा हाँ। तो क्या बाइबल के ऊपर आप विश्वास करते हो? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उसका यही क्वेश्चन था कि जीसस क्राइस्ट जैसे किसी के शरीर पे हाथ रख के जैसे उनके कष्ट सारे निकाल देते हैं, क्या ऐसी विद्या, क्या वो सच्चाई में है या फिर ये झूठ है? बीइंग ए प्रिंसिपल, क्या लगा होगा बताओ, है ना। और वो क्वेश्चन था, अगर अगर ऐसी कोई हीलिंग पावर है, अगर ऐसी कोई चिकित्सा की, ऐसी कोई ट्रीटमेंट की विद्या है भी, तो वो कहाँ है आज के दिन में? एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा डॉक्टर मिकाओ उसुई जी को। और यही क्वेश्चन था उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट। वहां से उनकी पूरी तरह से चेंजेस आ गई उनके जीवन में, राइट। क्योंकि उस वक्त उनके पास इस बच्चे के लिए कोई जवाब नहीं था। समझ में आ रहा है? तो देखो, आप एक टीचर हो, कोई एक डाउट पूछ रहा है और आपको उसको है ना बताने के लिए आपके पास जवाब नहीं है, तो टीचर बनने लायक हो क्या, बताओ। कहीं ना कहीं खुद से भी तो ये गिल्टी फील होती है ना कि एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा और हम मतलब सो वी डोंट डिजर्व टू बी ए टीचर, है ना। तो वही चीज उनको है ना दिमाग के अंदर से बहुत परेशानी लाने शुरू कर दी। और वहां से है ना वो घर आए और उनके एक दोस्त थे जिनका नाम था रॉबर्ट। वो एक मॉन्क थे, उनके दोस्त एक मॉन्क थे, मॉन्क उनका नाम था रॉबर्ट। तो वो उनके पास आए और उनको ये सारी चीजें जो भी वहां पे हुआ था दिन में, जैसे स्टूडेंट पूछा वगैरह, वो सारी चीजें आके उनके दोस्त को बताए। अब रॉबर्ट जी ने बस उनको यही सलाह दी कि शायद मतलब ये होता तो था पहले जमाने में, आप अगर और भी सारी चीजें धीरे धीरे अंदर तक जाओगे तो कहीं ना कहीं इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा। तो अब क्या किए डॉक्टर मिकाओ उसुई जी, क्या किए, वहां पे कोई सेटिस्फैक्टरी वाली जवाब उनको नहीं मिला, आंसर नहीं मिला। तो वो क्या किए, चल पड़े हर एक कंट्री में, मतलब कहाँ से इसका जवाब मिलेगा, ओनली टू सर्च द आंसर टू दिस क्वेश्चन। वो निकल पड़े वहां से और वो बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में घूमे, हर एक जगह जाकर वहां के हर एक ग्रंथ पढ़े, बहुत सारे लैंग्वेजेस मतलब अपने आप लर्न किए, बहुत सारे लैंग्वेजेस लर्न किए। लेकिन बहुत सालों तक ये सारे करने के बाद भी उनको कहीं भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि ये जो टच थेरापी है ये कहाँ पे है। अब ये जो टच थेरापी की अनुसंधान करना,
इनकी लाइफ का मेन पर्पस बन गया, सोल पर्पस टू सर्च द ट्रूथ ऑफ दिस थेरापी। ये बन गया इनके जीवन का मकसद। बहुत साल पढ़ने के बाद भी सारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट ये पढ़ लिए पूरे वेस्टर्न कंट्री घूम घूम के, लेकिन कहीं पे भी उनको कुछ नहीं मिला। ठीक है, लेकिन ऐसे ही वो क्या किए, घूमते 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 एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बोलते हैं ना, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में जापान में, वहां पे जाके पहुंचे। और वहां पे कोई बुद्धिस्ट मंक ने उनको डायरेक्ट तो कुछ आइडिया उनको भी नहीं था, लेकिन बस इतना ही बताया कि ये भारत में शायद कहीं पे मिल जाए। तो उन्होंने क्या किए, चाइनीज लैंग्वेज में सीखे, और वहां से क्या किए, चाइना में आए, क्योंकि बुद्धिज्म वहां पे थोड़ा सा ज्यादा था। तो वहां पे आए चाइना में, वहां की लैंग्वेज सीखे, वहां पे भी कोई आंसर नहीं मिला। ऐसे घूमते फिरते कहाँ पे आए, नॉर्थ इंडिया में आए और तिब्बत में आए। और वही वही तिब्बत भी गए, और यहाँ पे जो इंडिया में है ना, वो नॉर्थ इंडिया में है। राइट, यही उनका लास्ट होप था। मतलब और कहीं जगह, हर जगह उन्होंने ढूंढ ढूंढ चुके थे तब तक। राइट, तो ये जर्नी में है ना, हाँ, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में आने के बाद उनको थोड़ा सा कुछ तो आइडिया मिला। कहाँ से आइडिया मिला जानते हो? उन्होंने नॉर्थ इंडिया में आके वो तिब्बतियन लोटस सूत्र, ठीक है, जो कि संस्कृत में लिखा हुआ था, पाली भाषा में लिखा हुआ था, उस किताब में, उस ग्रंथ में, किताब तो नहीं बोल सकते इसको, ग्रंथ कहा जाता है। राइट, तो ये जो तिब्बतियन लोटस सूत्र बोल के जो ग्रंथ था, तो उसमें उसमें उनको कुछ चीजें उनको समझ में आया। लेकिन ये जितना भी उनको इंफॉर्मेशन मिला वहां से, वो भी इतना कुछ, मतलब ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। समझ में आ रहा है? अब क्या किए, वहां पे बस उनको इतना ही इंफॉर्मेशन मिला कि जो भी हो, सिर्फ ध्यान और साधना से हर एक सवाल का जवाब हम ब्रह्मांड से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तिब्बतियन लोटस सूत्र में उनको क्या मिला इंफॉर्मेशन, कि हर एक चीज का सॉल्यूशन सिर्फ ध्यान है। तो उन्होंने वहां पर डिसाइड किया कि मैं फिर से जापान लौट जाऊंगा, और वहां पे क्या करने जाऊंगा, ध्यान। ठीक है, ये स्टोरी को आज हम खत्म कर लेंगे। राइट, तो जापान में फिर से वो लौट आए, और जापान से, जहां पे वो जो क्योटो जो सिटी में वो थे ना, वहां से लगभग अराउंड 20 किलोमीटर डिस्टेंस में एक छोटा सा पहाड़ था, जिसका नाम था कुरियामा, कुरियामा कुरियामा लामा या समथिंग। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे माउंटेन था, हाँ, कुरियामा। ठीक है, चलिए, तो वहां से क्या की वो, 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे जो पहाड़ था वहां पे चले गए। और जाने से पहले फिर से वो जो उनके फ्रेंड थे ना, रॉबर्ट, उनसे मिलके गए। राइट, कुरियामा उस पहाड़ का नाम था। और वहां पे उन्होंने डिसाइड किया कि 21 डेज की मेडिटेशन वो साधना करेंगे। अब वहां पे 21 डेज खत्म हुआ या नहीं, ये पता चलने के लिए कोई तो मेथड होगा, है ना? तो उन्होंने क्या किए, उन्होंने छोटे 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 स्टोन्स अपने पास रखे। ध्यान से मतलब बैठने से पहले उन्होंने क्या किए, छोटे छोटे पत्थर, कंकर जैसे अपने पास रखे। राइट, और क्या किए, एक दिन पूरा मतलब खत्म हुआ, तो एक कंकर है ना वहां से लुढ़का देते थे। समझ में आ रहा है? बिना खाए पिए वो वहीं पे ध्यान मग्न रहे। ऐसे धीरे 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 20 दिन बीत गए, 20 डेज वेर ओवर। लेकिन ना कोई उनको कोई सिग्नल मिल रहा था, ना कुछ मिल रहा था, कुछ भी उनको नहीं मिल रहा था तब तक।
20 डेज जब खत्म हुए ना, तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी है ना इतनी वीक हो चुकी थी कि अब है ना शायद मतलब वो सोचने लगे कि शायद ये मेरा आखिरी दिन है। क्योंकि देखो 20 डेज तक लगातार बिना खाए पिए रहना भी कोई आसान सी चीज नहीं है ना। तो उन्होंने क्या किया, ये जो 20 दिन की साधना पूरी तरह से खत्म हो गई और उन्होंने पूरा का पूरा मतलब रियलाइजेशन हो गया था कि अब वो बचने वाले नहीं है। ठीक है। अब नाउ कमिंग टू 21st डे, समझ में आ रहा है। 21st डे जैसे ही मतलब शुरू हुआ, 20th डे जो रात कंप्लीट हुआ, जैसे कि 3 पहर, चौथा पहर ऐसे बोलते हैं ना, रात के चारों पहर होते हैं, है ना। तो लगभग जो ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, अर्ली मॉर्निंग, है ना, उस वक्त है ना क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि नहीं मैंने बहुत गलत काम किया, अब शायद मैं यहाँ पे बचूंगा नहीं, तो ये आखिरी दिन है, मैं यहाँ से निकल चलता हूँ। ऐसे सोच के वो जब उठने के लिए कोशिश किए, तभी है ना उनको ऐसे लगा कि कोई एक डायरेक्शन से कोई ऐसा सफेद सा कोई लाइट जैसा, मतलब ऐसे जैसे गहरा पत्थर जैसा कुछ किसी ने मारा हो, और वो स्ट्रेट आके यहाँ पे लगा उनके। उसके बाद क्या हुआ उनको कुछ पता नहीं, वो जोर से लगा और वो वहीं पे मूर्छित गिर गए। कब तक होश आया जानते हो? नेक्स्ट डे, जब तक मतलब दोपहर तक उनको होश आया। लेकिन जब दोपहर को उठे, तो खुद को है ना एक जैसे मतलब बुलबुले जो होते हैं ना, जो बादल और बुलबुले के बीचों बीच है ना घेरे हुए जैसे खुद को पाया। उनको ऐसे लगा कि जो रेनबो के कलर्स है ना, वो बुलबुले सारे है ना, उनमें कलर्स दिख रहे हैं, रेनबोस के कलर्स दिख रहे हैं, और पूरे बुलबुलों के अंदर वो भरे हुए हैं। पहले तो उनको समझ में नहीं आया कि उनके साथ हो क्या रहा है, लेकिन तब उनको पता चला कि वो और कोई बाहर नहीं है, वो खुद के अंदर ही झांक रहे हैं। और तभी उनको याद आया कि ये चीज है ना उन्होंने पढ़ा था कहाँ पे, जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी, जो पाली भाषा में, ठीक है, तिब्बतियन लोटस सूत्र, वहां पे इन चीजों का उल्लेख किया गया था, तब उनको याद आया। फिर उन्होंने वहां से उठ के खड़े हुए। जब वो खड़े हुए, टू द मतलब टू हिज सरप्राइज, वहां पे देखो, अब है ना उनके साथ जो भी ये मिराकल से कोई कम नहीं था। ठीक है। तो अब क्या हुआ, वो वहां से उठे, लेकिन उनको अभी है ना लग नहीं रहा था। देखो पिछले दिन तक उनकी फीलिंग कैसी थी कि बिना खाए पिए बिल्कुल शरीर में कोई ताकत नहीं है, जैसे अभी यहाँ पे मर जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो जो लाइट आके यहाँ पे लगा, जो भी हुआ, उसके बाद है ना उनको ऐसा लग रहा था कि पूरी मतलब फुर्ती से वो उठे वहां से। लेकिन पहाड़ के नीचे वो निकल के फिर से अपनी जगह पे वापस आना चाहते थे, और जैसे ही वो उतर रहे थे, पूरी मतलब एकदम अपनी एनर्जी पूरी वापस उनको पहले की तरह से महसूस हो रही थी, और कहीं ना कहीं और भी वो ताकतवर महसूस कर रहे थे। जब वो उतरने लगे, तो एक बड़ा सा पत्थर है ना उनके पैर में, मतलब वो टकरा गए जाके छोटे से पत्थर में, और क्या हुआ, उनके जो अंगूठे से, पैर के अंगूठे से ना खून निकलने लगी। उन्होंने क्या किया, तुरंत उस अंगूठे को हाथ से ऐसे पकड़ लिया, और टू ही सरप्राइज क्या हुआ, थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि ब्लड नहीं आ रहा है, गायब, और पूरी पेन भी गायब हो चुकी थी। तो ये उनके जीवन में जो पहला मिराकल हुआ था। समझ में आ रहा है। लेकिन तब तक है ना उनको रियलाइजेशन नहीं थी कि हाँ ऐसी कोई शक्ति ऑलरेडी उनको मिल चुकी है, इसकी रियलाइजेशन नहीं हुई थी। तो वहां से पहाड़ से उतरे, और उनको बहुत भूख लग रही थी, 20-21 दिन पूरे हो चुके थे। अब वो आए, एक छोटा सा ढाबा जैसे था, वहां पे गए, वहां पे जाके बैठे। तो वो जो ढाबा का ओनर था ना, वो इनके लिए पकाना चालू किया। और जो वो ढाबा की जो मतलब ओनर की जो बेटी है ना, छोटी सी 8 साल की बच्ची थी, उसकी है ना दांतों में यहाँ पे बहुत पेन था। समझ में आ रहा है? दांतों पे यहाँ पे बहुत पेन था, और ये पूरा स्वेलिंग आ चुका था। बोर लग रहा है सभी को? थोड़ी सी है बस, ये स्टोरी को खत्म कर लेंगे, राइट? कल फिर बाकी कंटिन्यू करेंगे हम। तो यहाँ पे
उन्होंने वो बच्ची से पूछा, बेटा क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा आपके यहाँ पे हाथ रखूं? तो बच्ची ने हाँ कहा। जैसे ही डॉक्टर मिकाओ उसुई ने उनके उसके गाल पर हाथ रखा, तो क्या हुआ, ये स्वेलिंग भी गायब हो गई और दांत का दर्द भी अचानक से गायब हो गया। उसको हम इनके मतलब सेकंड एक मिराकल की तरह हम ले सकते हैं। उसके बाद भी उसके बाद भी क्या हुआ, एक मिनट। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो वहां पे खाए पिए, फिर आए अपने जो दोस्त रॉबर्ट, उसे सारी चीजें बताए उन्होंने, राइट। सारी चीजें बताने के बाद रॉबर्ट ने कहा कि शायद हो सकता है कि कोई शक्ति तुम्हें मिल चुकी हो, लेकिन उसको और भी मतलब ये सही था या उनका भ्रम था, इसको आजमाने के लिए वो जो फ्रेंड थे उन्होंने कहा कि वो भी है ना, मतलब जो गठिया रोग होती है ना, वो बिल्कुल मतलब बेड रिडन हो चुके थे तब तक, हाथ पैर नहीं चल रहे थे। जो मॉन्क रॉबर्ट थे ना, तो उनके हाथ पैर नहीं चल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी सच में कोई शक्ति आई है, तो पहले मेरा इलाज कर। और जानते हो, कुछ दिनों की स्पर्श से वो भी उठ के खड़े होने लगे और वो भी है ना चलने फिरने लगे। तब है ना सबको उनको भी रियलाइज हो गया कि हाँ, उनको ये जो स्पर्श वाली चिकित्सा, इसकी शक्ति मिल चुकी है। और डॉक वो रॉबर्ट मॉन्क रॉबर्ट ने तब उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि सुई, अब निकल पड़ इस दुनिया की सेवा में। ब्रह्मांड ने तुझे जो ये विद्या दी है, ये जानकारी दी है, तो अब इस विद्या का किसके लिए यूज करना है? लोगों की भलाई के लिए। तो चल, अब तुम्हारी जर्नी शुरू हो गई जगत की कल्याण के लिए। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ओके, बाकी कल और थोड़ा सा है बाकी ये स्टोरी में, तो कल हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, ऑलरेडी वी आर गेटिंग लेट। ओके, चलिए बंद करते हैं।